नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीलेस अप्रोच पर। चलिए, पिछली कक्षा में हमने उपमा अलंकार पर चर्चा किए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज चर्चा करेंगे रूपक अलंकार पर। किस पर? रूपक अलंकार पर। तो रूपक अलंकार की जब बात करते हैं तो क्या है रूपक अलंकार? रूपक अलंकार की परिभाषा हम कैसे देंगे? तो सुनिएगा, जहां उपमेय और उपमान में बहुत अधिक समानता प्रकट करने के लिए अभेद बताया जाए। क्या? कि जहां उपमेय और उपमान में बहुत अधिक समानता प्रकट करने के लिए अभेद बताया जाए, अर्थात कोई भेद न बताया जाए। जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां क्या होगा? रूपक अलंकार। ठीक है। तो जब हम उपमा अलंकार पढ़े थे तो उपमा अलंकार में हम जो है उपमेय की तुलना उपमान से करते थे, लेकिन रूपक अलंकार में तुलना नहीं की जाती। रूपक अलंकार में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं बताया जाता। बहुत अधिक समानता प्रकट करने के लिए उपमेय को ही क्या कर लेते हैं? उपमान मान लेते हैं। वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है। चलिए, कुछ उदाहरणों के माध्यम से रूपक अलंकार को समझते हैं। सुनिएगा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। रूपक अलंकार का उदाहरण क्या कह रहा है? कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। चंद्र खिलौना ले हूं। क्या कह रही पंक्ति? कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। क्या? उपमेय को उपमान मान लेते हैं रूपक अलंकार में। उपमेय को ही क्या मान लेते हैं? उपमान मान लेते हैं, तुलना नहीं करते। यदि यही रूपक की जगह उपमा अलंकार होता तो ये योजक चिन्ह के स्थान पर सा से सी या फिर इस पंक्ति में कहीं भी वाचक शब्द आते, सा से सी शब्द। लेकिन रूपक अलंकार में इस योजक चिन्ह का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक है। 100% ये ट्रिक आपको काम दे इसकी गारंटी मैं नहीं लेती, पर हाँ, अधिकतर ज्यादा से ज्यादा पंक्तियों में उपमेय और उपमान के बीच जो है योजक चिन्ह जहां हमें नजर आता है वहां अधिकतर रूपक अलंकार होता है। कहता है रूपक अलंकार। चंद्र खिलौना ले हूं। चंद्र जैसा खिलौना नहीं, चंद्र खिलौना ही ले हूं, अर्थात चंद्र को यहाँ खिलौना मान लिया गया है और खिलौना को ही चंद्र, उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। ठीक है। तुलना नहीं की गई है, मान लिया गया है कि ये चंद्र जैसा खिलौना नहीं है, ये चंद्र ही क्या है? खिलौना है। ठीक है। चलिए, दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसका क्या है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दूसरा उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। क्या उपमेय और उपमान? राम रतन, राम रूपी रतन नहीं, राम जैसा रतन नहीं, राम को ही यहाँ क्या कह दिया गया है? रतन कह दिया गया है। कोई तुलना नहीं, कोई भेद नहीं, इन दोनों में अभेद उत्पन्न हो रहा है, किसी प्रकार का भेद नहीं दिख रहा है। राम ही क्या है? रतन है, राम जैसा रतन नहीं, राम को ही रतन मान लिया गया है इस पंक्ति में। ठीक है। और इस पंक्ति में भी हमें क्या नजर आ रहा है? योजक चिन्ह, उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह नजर आ रहा है। ठीक। तो इस योजक चिन्ह से हम सिर्फ पता कर पाते हैं कि पंक्ति जो है रूपक अलंकार का उदाहरण है, लेकिन हर जगह ऐसा हो जरूरी नहीं है। कुछ पंक्तियां ऐसी भी हैं जिनमें योजक चिन्ह नहीं होते और वह रूपक अलंकार की उदाहरण होता है। देखते हैं क्या है वह, कि खिलते हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में। क्या है? खिलते हजारों चांद, खिलते हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में, तुम्हारे नयनों के आकाश में।
नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल जहाँ योजक चिन्ह हो वो रूपक अलंकार का उदाहरण है। सही बात है, बहुत ज्यादा पंक्तियों में ऐसा देखने मिलता है, लेकिन कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जहाँ योजक चिन्ह नहीं होता। तो जहाँ योजक चिन्ह नहीं होता तो हम अक्सर कह लेते हैं कि पंक्ति में तो योजक चिन्ह नजर ही नहीं आ रहा है, मतलब ये रूपक अलंकार का हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। इसलिए जो ट्रिक है ना योजक चिन्ह का, ये कुछ हद तक सही है, हर जगह ये सही हो जरूरी नहीं। ठीक है, तो तुम्हारे नयनों के आकाश में, नयनों के समान आकाश में नहीं, नयनों के आकाश में जो है हजारों चांद क्या हो रहे हैं, खिल रहे हैं। उपमेय को उपमान मान लिया गया है। उपमेय क्या, नयन, और उपमान क्या, आकाश। तुलना नहीं हो रही है यहाँ नयन को ही आकाश मान लिया गया है। ठीक है ना। एक और उदाहरण देखते हैं, चरण कमल बंदो हरियाई। क्या है, चरण कमल, चरण कमल बंदो हरियाई, बंदो हरियाई। क्या है पंक्ति में, चरण कमल, कमल के समान चरण नहीं है, कमल के समान चरण नहीं है, चरण ही क्या है, कमल है। मतलब इतनी अधिक समानता बता दिया जाता है उपमेय और उपमान में कि ऐसा लगता है उपमेय ही क्या है, उपमान है। यहाँ कमल को ही क्या कह दिया गया है, चरण कह दिया गया है। यहाँ कमल के समान चरण नहीं, यहाँ कमल को ही चरण कह दिया गया है। ठीक है, तो जहाँ जिन पंक्तियों में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वह रूपक अलंकार की पंक्ति है। ठीक है, जहाँ उपमेय और उपमान में बहुत अधिक अंतर, मतलब बहुत अधिक समानता होने के कारण दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं बताया जाता, दोनों को ही एक समान मान लिया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। किसकी, उत्प्रेक्षा अलंकार की। क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार, सुनिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। क्या कह रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है। उत्प्रेक्षा अलंकार को उसकी वाचक शब्दों से हम अधिक अच्छी तरह से समझेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। वाचक शब्द हैं इसके, जानो मानो, क्या, जानो मानो, जानहूं, मानहूं, ये कुछ शब्द हैं, वाचक शब्द, जो उत्प्रेक्षा अलंकार, अगर यदि कोई पंक्ति है और उस पंक्ति के कहीं भी किसी भी स्थान पर ये वाचक शब्द आ जाएं तो वे शब्द वह पंक्ति उत्प्रेक्षा अलंकार की पंक्ति होगी। ठीक है, जानो मानो, जानहूं, मानहूं, मनु, जनू, और भी शब्द हैं ऐसे जो उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। किसी पंक्ति में इन शब्दों को पकड़कर हम पता कर पाते हैं कि पंक्ति जो उत्प्रेक्षा अलंकार की बात कर रही है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसका कि क्या उदाहरण है जो उत्प्रेक्षा अलंकार। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से मानो हो गए पंकज नए। क्या, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। उदाहरण है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र, उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, जल से भर गए। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से मानो हो गए पंकज नए। हिम के कणों से मानो, हिम के कणों से मानो हो गए पंकज नए, पंकज नए। देखिएगा पंक्ति, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। उत्तरा के नेत्र जो हैं जल से कैसे हैं, भर गए हैं।
हिम के कणों से मानो, क्या आ गया, मानो। मानो अर्थात ऐसा लगता है जैसे हिम के कणों से पंकज अर्थात कमल, कमल जो है हिम के कणों से भर जाते हैं ना, मान लीजिए कमल का फूल है और वे हिम अर्थात बर्फ की कणों से भर जाते हैं, वैसा ही क्या प्रतीत हो रहा है, मानो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हैं, अर्थात उत्तरा के नेत्र जल से भरे हैं और वे कैसे लग रहे हैं कि बर्फ के कणों से जो है पंकज जो है भरे हुए हैं। ठीक है, क्या शब्द आया, वाचक शब्द मानो, क्या आया, मानो। तो बता पाएंगे कि ये जो पंक्ति है उत्प्रेक्षा अलंकार की पंक्ति है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, उपमेय में उपमान की संभावना बता रही है कि उत्तरा के नेत्र जो है जल से भर गए हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हिम के कण जो हैं पंकज मतलब कमल के फूल में हिम के कण भर गए हैं ना, वैसे ही लग रहे हैं उत्तरा के नेत्र जल से भरे हुए, मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। उपमेय में उपमान का क्या हुआ है, संभावना व्यक्त हो रही है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं हम कि जैसे उत्तरा के नेत्र जल से भरे हैं कि वैसे ही जो पंकज में जो है हिम के कण भरे हुए हैं, मान लो, है ना, मानो। तो ये मानो शब्द अगर यहाँ आया है तो ये पंक्ति उत्प्रेक्षा अलंकार की है। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो रही है, ऊपर की लाइन उपमेय और नीचे की लाइन उपमान है, जो क्या हो रहा है, संभावना बता रहा है। ठीक है, एक और उदाहरण समझते हैं, सुनिएगा कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऊपर वाला उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, क्रोध के कारण जो है तन कांप रहा है किसी व्यक्ति का, हाँ तन कांप रहा है। ठीक है, क्या हो गया, उपमेय। और मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ऐसा लग रहा है मानो कि हवा जोर से हवा चली है और उस हवा के जोर से सोता हुआ सागर जाग गया है ना। उपमेय ऊपर वाली लाइन और नीचे उपमान, संभावना व्यक्त हो रही है ना कि क्रोध के कारण तन कांप रहा है, और यहाँ नीचे हवा का जोर इतनी तेज है कि सागर भी क्या हो गया है, जाग गया है। तो उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो रही है, तो क्या होगा वहां, उत्प्रेक्षा अलंकार। एक शब्द और आया है मानो, मानो हवा के जोर से तन कांपने उनका लगा। तो ये जो मानव शब्द है इसको पकड़ेंगे तो पता चलेगा कि जो पंक्ति है वह उत्प्रेक्षा अलंकार की पंक्ति है। एक उदाहरण और बताती हूँ, 13 बरस बीत चुके मानो कल की बात है। क्या है उदाहरण, 13 बरस बीत चुके, 13 बरस बीत चुके मानो कल की बात है, मानो कल की बात है। 13 बरस बीत चुके मानो कल की बात है, फिर ये मानो वाचक शब्द आ गया। 13 बरस बीत चुके हैं और ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, मतलब उपमेय का उपमान से संभावना व्यक्त हो रही है। 13 बरस बीत चुके हैं लेकिन लगता है कि कल की ही बात हो, और वाचक शब्द क्या आ गया यहाँ, मानो। अर्थात जिन शब्दों में जानो, मानो, जानहु, मानहु, मनु, जनु, तनु ऐसे शब्द वाचक शब्द आए वह उत्प्रेक्षा अलंकार की पंक्ति होगी। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार पर। किस पर, अतिशयोक्ति अलंकार पर। बहुत ही बढ़िया अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, मजेदार अलंकार है अतिशयोक्ति। कि मान लीजिए किसी घर में झगड़ा होता है, क्या होता है, झगड़ा होता है। मान लीजिए किसी सास बहू का ही झगड़ा हुआ है और सास ने बहू को एक छोटा सा काम बता दिया और बहू ने उसे करने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। क्या करती है सास, जब वो पड़ोसियों के साथ बैठती है तो अतिशयोक्ति मिर्च मसाला लगा लगा के बताती है कि नहीं, मेरी बहू को मैंने इतना सा काम बताया, उसने मुझे 1760 बात सुना दी। ऐसा नहीं होता, लेकिन अतिशयोक्ति तो है बढ़ा चढ़ाकर बात को बताना। क्या कि बढ़ा चढ़ाकर बात को बताना ही क्या है, अतिशयोक्ति है। ठीक है, जिस पंक्ति में अर्थ को जो है बढ़ा चढ़ाकर प्रकट किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या पढ़ रहे हैं हम, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। ठीक है, उदाहरण देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार का कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग। क्या उदाहरण, हनुमान की पूंछ में
हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, लंका जल के, लंका सबरी क्या हो गई, जल गई, लंका सबरी जल गई, लंका सबरी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। देखिए पंक्ति, अब अतिशयोक्ति हो रहा है कि नहीं यहाँ, कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, आग ही नहीं लगी है, मतलब आग ही नहीं लग पाई है और लंका पूरी जल गई। होता है ऐसा? नहीं होता। लेकिन हनुमान जी के पूंछ में आग लगने के कुछ ही सेकंड में जो है लंका जो है जल जाती है, लेकिन वो जो कुछ सेकंड है ना, उसे भी यहाँ क्या कर दिया गया है, उसका भी यहाँ लोप हो गया है, उसे भी यहाँ दर्शाया नहीं गया है, अर्थात अतिशयोक्ति का प्रयोग कर दिया है कि पूंछ में आग ही नहीं लग पाई है। वो जो कुछ सेकेंड का जो समय है ना, उसे क्या कर दिया गया है, वहाँ अतिशयोक्ति कर दिया गया है वहाँ की, आग जो है लगी नहीं, कुछ सेकेंड है ही नहीं, मतलब आग ही नहीं लग पाई है और लंका सबरी क्या हो गई है, जल गई है। तो क्या हो रहा है यहाँ, कवि जो है पंक्ति में जो है बढ़ा चढ़ाकर बात कह रहा है, यही क्या है, अतिशयोक्ति है। क्या है, अतिशयोक्ति। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में चली। दूसरा उदाहरण क्या है, देख लो, देख लो साकेत नगरी है यही, साकेत नगरी है यही, कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन, स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग से मिलने गगन में चली। देख लो साकेत नगरी, साकेत नगरी अर्थात अयोध्या नगरी। क्या, अयोध्या नगरी। तो अयोध्या नगरी है ही पवित्र नगरी, है ना, पवित्र नगरी है, इसी के कारण क्या कहा है कि देख लो साकेत नगरी है यही और स्वर्ग से मिलने गगन में चली, मतलब इतनी पवित्र है वो नगरी कि उसे स्वर्ग ही मान लिया गया है। लेकिन यहाँ अतिशयोक्ति क्या हो रहा है कि साकेत नगरी जो है खुद कहाँ जा रही है, गगन में जा रही है, किससे मिलने, स्वर्ग से मिलने, है ना। तो अतिशयोक्ति है यहाँ, क्या है, अतिशयोक्ति है। तो ऐसी पंक्ति जहाँ बातों को एकदम बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, वही क्या होता है, वही होता है अपना अतिशयोक्ति अलंकार। क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। एक और उदाहरण है इसका, लिखूंगी नहीं, सिर्फ सुनूंगी, सुनिएगा, कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। क्या है कि आगे नदियां बड़ी अपार, मतलब बहुत बड़ी नदी पड़ गई है, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा उस पार कैसे उतरे, राणा ने सोचा, राणा सोच ही रहा है, मतलब कुछ टाइम ही लगा है उसको, सोच ही रहा है, तब तक घोड़ा उस पार चला गया, मतलब वो कुछ सोच रहा है ना, वो सोचना क्या हो गया है, वहां लुप्त हो गया है, सोचा ही नहीं, सोच ही रहा है और घोड़ा जो है नदी के उस पार चला गया, मतलब क्या हो रहा है, वहां भी अतिशयोक्ति हो रहा है। ठीक है ना। तो ऐसी पंक्ति जहां बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मानवीकरण अलंकार की। इसकी मानवीकरण अलंकार बहुत ही सरल सटीक है। मानवीकरण अलंकार सुनिएगा, क्या है मानवीकरण अलंकार, कि जहां जो है जड़, जहां जड़ अर्थात प्राकृतिक वस्तु पर मानवीय संवेदनाओं का आरोप लगाया जाए। कहाँ, जब किसी जड़ अर्थात प्राकृतिक वस्तुओं पर मानवीय संवेदनाओं का आरोप लगाया जाए। सुनिएगा, जो प्रतिक्रियाएं मनुष्य करते हैं ना, हंसना, दौड़ना, भागना, रोना, गाना, जो प्रतिक्रियाएं मनुष्य करते हैं, उन प्रतिक्रियाओं को प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से प्रस्तुत जहां किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। फिर से सुनिएगा, कि प्राकृतिक वस्तुएं जो होती हैं, उनके माध्यम से मानव की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित जहां किया जाए ना, वही मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण से आपको और भी स्पष्ट समझ में आएगा, सुनिएगा, क्या है उदाहरण, आए महंत बसंत, उदाहरण, आए महंत बसंत, बसंत ऋतु की बात हो रही है, लेकिन महंत, महंत क्या है,
अपने यहाँ बहुत ही महान व्यक्ति को महंत कह देते हैं ना, लेकिन यहाँ बसंत को महंत कह दिया है कि आए महंत बसंत। बसंत को कैसे है, महंत बनकर आए हैं। कौन आए हैं, बसंत आए हैं। ठीक है, मतलब मानवीकरण हुआ है यहाँ। बसंत प्राकृतिक नेचर और महंत मानवीकरण। ठीक है, मतलब प्राकृतिक और मनुष्य का क्या है, यहाँ अद्भुत मेल हुआ है। क्या हुआ है, अद्भुत मेल हुआ है। वहां क्या है, मानवीकरण। एक और उदाहरण देखते हैं इसका, समझिएगा कि मेघ आए बन ठन की संवर की। क्या है दूसरा उदाहरण, मेघ आए बन ठन के संवर की। मेघ आए बन ठन के संवर की। तो बनना, ठनना, संवरना, सजना, ये कौन करता है, किसकी क्रियाएं हैं, भाई ये मनुष्य की क्रियाएं हैं। लेकिन मेघ आ रहे हैं बन के, ठन के, संवर के, मेघों के द्वारा ये प्रतिक्रिया यहाँ दर्शाई गई है, तो मानवीकरण है। जब हम परिभाषा पढ़े थे तभी बताए थे कि प्राकृतिक की जो चीजें हैं वे मानवीकरण प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करती हैं, तो वही क्या है, मानवीकरण है। मेघ आ रहे हैं बन के, ठन के, संवर के, ये काम किसका है, बनना ठनना, ये तो मनुष्यों का काम है ना। लेकिन मेघ आ रहे हैं तो क्या हो गया यहाँ, मानवीकरण अलंकार। एक और है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। क्या, फूल हंसे कलियां मुस्काई, कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्काई, हंसना मुस्कुराना कौन करता है भाई, किसकी क्रिया है, मनुष्यों की क्रिया है। लेकिन यहाँ फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं, मतलब प्राकृतिक चीजों के द्वारा मनुष्यों की क्रियाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है ना। तो क्या होगा यहाँ, मानवीकरण अलंकार। सागर के उर पर नाच नाच करती है मधुर गान। क्या है उदाहरण, सागर के उर पर नाच नाच करती है मधुर गान। नाच नाच करती है मधुर गान। सागर का और अर्थात हृदय, कोई चीज है जो सागर के हृदय पर नाच रही है और मधुर गान कर रही है। तो भाई विशाल सागर के में तो जाएंगे नहीं मनुष्य नाच करने, मधुर गान करने, कोई प्राकृतिक वस्तु की ही बात यहाँ की गई है ना। तो सागर के हृदय पर नाच नाच, ये तो मनुष्य की प्रतिक्रिया है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक चीजों को रखा गया है ना। तो ऐसी बात जहां हमें आए कि प्राकृतिक के द्वारा मनुष्य की क्रियाओं को बताया जा रहा है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकार समझ में आई होंगी। आगे की कक्षा में हम एक नए टॉपिक को लेके आएंगे, उसके लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जिले से अप्रोच पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।